Brought to you by Edgeless Diagnostics. Edgeless Diagnostics. इजराइल हमास जंग का जिन धीरे धीरे पूरी दुनिया पर छाने लगा है। ताज़ा उदाहरण ब्रिटेन की संसद का है। 16 नवंबर को गाजा के मसले पर वोटिंग होनी थी। विपक्षी लेबर पार्टी ने अपने सांसदों को संघर्ष विराम के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने के लिए कहा था, मगर 56 सांसदों ने समर्थन में वोट डाल दिया। इसे अंदरूनी विद्रोह के तौर पर देखा जा रहा है। ये विद्रोह उस वक्त हुआ है जब ब्रिटेन में अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्री इलेक्शन पोल्स में लेबर पार्टी प्रबल दावेदार बताई जा रही है। तो आज हम जानेंगे इजराइल की जंग का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, इजरायली आर्मी को अल-शिफा अस्पताल के पास क्या मिला और इजराइल हमास जंग के बीच पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, 1200 से अधिक लोगों की हत्या की, 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गया। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। पहले हवाई बमबारी की, फिर ग्राउंड इन्वेजन यानी जमीन के रास्ते आक्रमण शुरू कर दिया। बकौल इजराइल ग्राउंड इन्वेजन के 2 बड़े मकसद हैं। पहला, हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमता को खत्म करना ताकि वो इजराइल पर दोबारा हमला करने के काबिल ना बचे। दूसरा मकसद है बंधकों को घर वापस लाना। पहला वाला मकसद तो हवाई बमबारी से भी पूरा हो रहा था, मगर बंधकों को छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। कतर और तुर्की की मध्यस्थता के बाद कुछ लोग छूटे जरूर थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हमास ने कहा बमबारी रोको तब बंधकों को छोड़ेंगे। इजराइल बोला जब तक बंधक नहीं छूटते तब तक हम हमला नहीं रोकेंगे। इस तरह पूरी जंग बंधकों के इर्द गिर्द सिमट गई। फिर 15 नवंबर को इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल में घुसने का ऐलान कर दिया। अल-शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। इजराइल के हमले में घायल हजारों लोगों का यहाँ इलाज हो रहा है। हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। आरोप लगा कि इजरायली सेना की घेराबंदी के कारण कई नवजात बच्चे मारे गए। कहा गया अस्पताल कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है और इस कयामत का जिम्मेदार इजराइल है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। इजराइल के सबसे करीबी मित्रों ने अस्पताल में ना घुसने की सलाह दी। फ्रांस संघर्ष विराम की मांग करने लगा। अमेरिका ने संयम बरतने के लिए कहा, मगर इजराइल नहीं माना। वे अंदर घुसे। सेना ने अस्पताल के एक कमरे की पड़ताल की, वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। एक वीडियो भी रिलीज किया। इसमें हथियार, गोला बारूद, लैपटॉप और सीडी दिखाई गई। दावा किया गया ये सामान हमास के लड़ाकों के हैं और वे अस्पताल का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। इस वीडियो का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। Let's have a look at what we found inside the very same cabinet that houses medical equipment. You can see all kinds of standard military medical stuff. We found another go-to bag, this bag here. And again, we opened it up in order to make sure that it's safe to touch and show. So please don't give me any of that. You opened it up and you placed it there. This is the bag that we found, and this is the stuff that was in it. Now, there's insignia, military insignia, a knife. For those of you who read Arabic, you'll be able to understand what it says here. But it's Hamas, the military wing, Kataib al-Qassam, of course a vest with equipment, and as always an AK-47, standard gear, grab and go, which they thought would be a good place to store inside a hospital. And the last item, which I'm sure will be very interesting to analyze, is a laptop. We found it in the MRI room. This is how the laptop looks. I don't know who it belonged to, but now it is being analyzed by our Intel people. Tactical radio communications, which we will analyze. Lots of disks, which will be analyzed. And a computer, which at first glance already provides a lot of incriminating. हमास ने इजराइल के आरोप का खंडन किया। कहा ये प्रोपेगेंडा है। जो सामान और हथियार दिखाए गए हैं वे इजरायली सेना ने खुद रखे हैं। दोनों में से किसी भी दावे की किसी स्वतंत्र संस्था ने पुष्टि नहीं की है। हालांकि आईडीएफ पत्रकारों को अल-शिफा के अंदर लेकर जा रही है। फिर आरोप लगा कि इजराइल अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आईडीएफ ने दावा किया कि उन्हें 2 बंधकों की डेड बॉडीज मिली हैं। एक यहूदित वाइस की है, वो 65 साल की थी। उनके पति को हमास ने 7 अक्टूबर के हमले में मार दिया था। दूसरी डेड बॉडी 19 बरस की महिला सैनिक नोआ मार्चियानो की है। दोनों की डेड बॉडीज अल-शिफा अस्पताल के पास मिली हैं।
आईडीएफ ने कहा कि हमारे पहुंचने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। 16 नवंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीबीएस न्यूज को इंटरव्यू दिया। उन्होंने दोहराया कि हमें अल शिफा में बंधकों के होने की जानकारी मिली थी। अस्पताल में ऑपरेशन चलाने की एक वजह ये भी थी। और क्या-क्या बोले, सुनते हैं। Where are the hostages being held? Do you know? We had strong indications that they were held in the Shifa hospital, which is one of the reasons we entered the hospital. If they were taken out. We have intelligence about the hostages, but again, as to your first question, I think the less I say about it, the better. CBS News has learned that there is a deal on the table to free hostages in exchange for a 3 to 5 day ceasefire. How close are you to bringing some of the hostages home? Well, we're closer than we were before we began the ground action, because the ground action has put pressure on Hamas to achieve a ceasefire. We'll have a temporary ceasefire if we can get our hostages back. I don't think it serves that purpose for me to elaborate further on that. We're doing every effort. But to be clear, are you considering a limited ceasefire? I said that we would have a temporary ceasefire only if we have our hostages back, and I haven't changed what I said. And on level -2, we found a command and control center, military communications, coded equipment. We found bombs, we found weapons, and we also found terror tunnels in the hospital compound. अभी कितने बंधक गाजा में हैं? अभी तक 244 बंधकों की पुष्टि हो चुकी है। मध्यस्थता के बाद 4 बंधकों को रिहा किया गया, एक को इजरायली सेना ने छुड़ाया और 2 की डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी 237 लोगों का पता नहीं चल पाया है। 14 नवंबर को हमास ने 70 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव दिया था। बदले में 5 दिनों के संघर्ष विराम की शर्त रखी। हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा को सुनिए। وقد أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة، على أن تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة. अभी तक इजराइल इस प्रस्ताव पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ था। हालांकि बाइडेन ने कहा था कि कतर बात कर रहा है, जल्द ही समझौता होने की उम्मीद है। अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आ गया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। President Biden has made it clear to you that it would be a big mistake to occupy Gaza. Do you disagree with President Biden? We want overall military responsibility to prevent the reemergence of terror. We're not seeking to occupy. That's not our goal. But our goal is to make sure that what happens there is different. To do that, we have to demilitarize Gaza and we have to de-radicalize Gaza. नेतन्याहू ने माना कि संघर्ष विराम हो सकता है बशर्ते बंधकों को रिहा किया जाए, मगर ये पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा। यानी इस बार हमास को कोई छूट नहीं दी जाएगी। इससे पहले हमास बंधकों के बदले सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा था। अब वो 5 दिनों के संघर्ष विराम पर 1/3 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। जानकार कहते हैं हमास पर भी दबाव बढ़ रहा है, उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। ईरान और हिजबुल्लाह भी खुलकर साथ नहीं दे रहे। अल-शिफा के पास मिली डेड बॉडीज के बाद इजराइल को ऑपरेशन तेज करने की वजह मिल गई है। आईडीएफ ने कई और अस्पतालों में भी रेड की, उनमें सुरंग और हथियारों की खेप मिलने का दावा किया गया। इनके जरिए इजराइल अपने ऑपरेशन को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। वेस्ट बैंक में सेटलर्स की हिंसा ने नेतन्याहू के सामने एक नई मुसीबत को लाकर खड़ा कर दिया है। सेटलमेंट्स एक तरह की बस्ती है जिसे कब्जे वाली ज़मीन पर बसाया जाता है। इनमें रहने वाले इजरायली नागरिकों को सेटलर्स कहते हैं। पहला सेटलमेंट सितंबर 1967 में बना था। वेस्ट बैंक में 1993 के ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद नए सेटलमेंट्स का निर्माण रोक दिया गया, लेकिन जो पहले से थे उनको बढ़ाना बंद नहीं किया। 1993 में वेस्ट बैंक में लगभग 2.5 लाख सेटलर्स थे। 2023 में उनकी संख्या 7 लाख तक पहुंच चुकी है। वेस्ट बैंक में लगभग 40% इलाके पर इजराइल का कब्जा है। जो 60% ज़मीन बची हुई है उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। आए दिन सेटलर्स हंगामा करते हैं, हिंसा करते हैं, स्थानीय फिलिस्तीनी नागरिकों का जीना मुश्किल करते हैं।
7 अक्टूबर के बाद सेटलर्स और ज़्यादा हिंसक हो गए हैं। वे फिलिस्तीनी बस्तियों में घुसकर हिंसा कर रहे हैं। बाइडन इसको लेकर चिंता जता चुके हैं। नेतन्याहू क्या बोले, सुनिए। President Biden also says that extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank is pouring gasoline on fire. Will you hold those settlers in the West Bank accountable for violence? We hold anyone taking the law into their own hands or committing vigilante violence. That is out. We cannot accept that. ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में गाजा पर एक प्रस्ताव लाया गया स्कॉटिश नेशनल पार्टी की तरफ से। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन में सामूहिक सजा को रोकने और जल्द से जल्द संघर्ष विराम लागू करने की मांग दर्ज थी। ब्रिटेन में दो मुख्य पार्टियां हैं, लेबर और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव पार्टी फिलहाल सरकार में है, उनके नेता ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, जबकि लेबर पार्टी के लीडर हैं सर कियार स्टारमर। इजराइल हमास जंग पर दोनों पार्टियों का रुख एक जैसा रहा है। सुनक और स्टारमर टैक्टिकल पॉज की बात करते रहते हैं, हालांकि पूर्ण संघर्ष विराम का समर्थन नहीं करते। 16 नवंबर को वोटिंग हुई तो स्टारमर को झटका लगा। 56 सांसदों ने पार्टी लाइन से परे जाकर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। अंत में प्रस्ताव फेल रहा और इसका जंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। फिर भी इसने लेबर पार्टी के आंतरिक झगड़े को उजागर कर दिया है। ब्रिटेन में जनवरी 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले लेबर पार्टी मजबूत दिखाई दे रही थी। हालिया वोटिंग के बाद उनका दावा कमजोर जरूर हुआ है। उन्हें चुनाव में उतरने से पहले घर की कलह ठीक करनी पड़ सकती है। ब्रिटेन तो महज एक उदाहरण भर है। इस जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया है। धड़े बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देशों के चुनाव का नतीजा भी निर्धारित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। आतंकी संगठन अलकायदा के संस्थापक उसामा बिन लादेन की 21 बरस पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है। लादेन ने ये चिट्ठी नवंबर 2002 में लिखी थी, अमेरिका के नाम अरबी में। अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने छापा था। फिलहाल गार्डियन ने अपनी वेबसाइट से चिट्ठी को हटा लिया है। लगभग 4000 शब्दों की ये चिट्ठी लंबे समय तक छिपी रही। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये दोबारा दिखाई दी। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स चिट्ठी के आधार पर वीडियो पोस्ट करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 20 लाख यूजर्स ने लेटर टू अमेरिका हैशटैग से इसे पोस्ट किया। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले विवाद के बढ़ने के बाद टिकटॉक ने हैशटैग हटा दिया है और इससे जुड़े वीडियोस भी डिलीट कर रहा है। जैसे इस चिट्ठी में है, क्या वो आपको बता देते हैं। इसमें लादेन ने 9/11 के आतंकी हमले की वजह गिनाई थी। लिखा था कि अमेरिका दुनिया भर में मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, हम उसका बदला ले रहे हैं। लादेन ने चिट्ठी में फिलिस्तीन का भी नाम लिया था। इजराइल हमास जंग के बीच इसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना आपके लिए। लल्लन टॉप अड्डा एक बार फिर से सज रहा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कला और कलाकारों का साथ तो रहेगा ही, साथ में लल्लन टॉप की टीम से मिलने का मौका भी होगा। तारीख नोट कर लीजिए, 24 से 26 नवंबर 2023। एंट्री का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस ऐप या वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।